नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी वजह रही हैं जिन वजह से रीसेलिंग बिजनेस आज के टाइम पर डूबने की कगार पर आ चुका है। मोस्टली लोग जो रीसेलिंग कर रहे हैं, जिनके पास अच्छा नेटवर्क है, अच्छे कस्टमर है और रेगुलर काम कर रहे हैं और उनके पास जो डीलर हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जो अच्छी रेट देते हैं, तो वो लोग तो काफ़ी अच्छे से रीसेलिंग कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली जो पहले रीसेलर थे वो मोस्टली काम करना बंद कर चुके हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 90% लोगों ने रीसेलिंग का काम बंद कर दिया है और जो 10% लोग हैं वही सिर्फ और सिर्फ रीसेलिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है कि एक टाइम पर जो 100% लोग रीसेलिंग करते थे उनमें से 90% लोगों ने रीसेलिंग छोड़ दी। तो इसके पीछे ऐसी क्या वजह रही कि रीसेलिंग उनको छोड़ नहीं पड़ी, उसी की बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं और फाइनली समझने वाले हैं कि ऐसी कौन सी वजह रही थी जिस वजह से रीसेलिंग इंडिया में फ्लॉप होती जा रही है। और आप इन कमियों को दूर कर दोगे, इन गलतियों को नहीं करोगे, तो आप लोग भी अभी फिलहाल में रीसेलिंग कर सकते हैं। तो इसकी सबसे पहली वजह रही थी ओवर प्रमोशन। जैसा कि आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में जितने लोगों ने रीसेलिंग की थी वो किसी ना किसी रीसेलिंग एप्लीकेशन के माध्यम से की थी और उनके साथ जब रीसेलिंग कर रहे थे तो उन्होंने ओवर प्रमोशन करना शुरू कर दिया था, यानी कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर और यहां तक कि अखबार में, मैगजीन में और बैनर लगवा लगवा के उन्होंने अपना खुद का डायरेक्ट प्रमोशन कर दिया था। जिस वजह से जो रीसेलर थे, जो दूसरे लोगों को प्रोडक्ट देते थे, उनको भी पता चल गया था कि ये रीसेलर कहां से प्रोडक्ट लेके हमें देते हैं। तो जिस वजह से रीसेलिंग में ऑर्डर आना बहुत कम हो गए थे। सभी को इन रीसेलिंग कंपनियों के बारे में पता चल गया था। मोस्टली सभी लोगों ने इन रीसेलिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया था। इस वजह से भी लोग बड़े आहत हुए। लोगों को लगा कि यार किसी को भी हम प्रोडक्ट के फोटो भेजते हैं वो तुरंत बता देते हैं कि आप इस ऐप के प्रोडक्ट रीसेल कर रहे हो। तो ऐसा देखते हुए बहुत सारे लोगों ने यहीं पर दम तोड़ दिया और रीसेलिंग बिजनेस को छोड़कर अपने पुराने काम पर जाना कंटिन्यू कर लिया। जो हाउसवाइफ थी उन्होंने घर को संभालना कंटिन्यू कर लिया। दूसरा सबसे बड़ा इशू रहा है कस्टमर फ्रॉड। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जैसे जैसे रीसेलिंग इंडिया में आई तो बहुत सारे लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदते थे, लेकिन लगातार एक तरफ ये खबरें भी आ रही थी कस्टमर्स के साथ कि बहुत सारे रीसेलर्स उनसे पैसे ले लेते हैं लेकिन माल नहीं देते। तो जो कस्टमर्स के साथ फ्रॉड हो रहा था कि पैसे ले लिए, माल नहीं दिया। दूसरी चीज कि माल जो ऑर्डर किया था वो माल भेजा ही नहीं, उसकी जगह कोई और माल भेज दिया। मीशो में माल भेजा 100 रुपए का और उनसे पेमेंट ले लिया 800 रुपए का। यहां तक कि कुछ लोग क्या कर रहे थे कि महंगे महंगे प्रोडक्ट के फोटो उठा रहे थे गूगल से और उनकी रेट काफी सस्ती डाल रहे थे। जैसे 10,000 का प्रोडक्ट 5,000 रुपए में डाल रहे थे फेसबुक मार्केट प्लेस पर। लोग जब 5,000 रुपए उनको ट्रांसफर कर देते थे तो वो मीशो के माध्यम से सीओडी पर कोई 1,500 रुपए के आइटम को ऑर्डर करते थे और सीओडी पर जब माल पहुंच जाता था तो उनसे पेमेंट डिलीवरी बॉय ले लेता था, उसके बाद उनको माल देता था। तो इस तरीके से कस्टमर के साथ फ्रॉड हो रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी फ्रॉड आ गए थे जो सीधा पेमेंट लेते थे रीसेलर से या कस्टमर से, लेकिन उनको माल भेजते नहीं थे, तुरंत उन्हें ब्लॉक कर देते थे। ये बातें बहुत ही ज्यादा हवा की तरह फैलना शुरू हो गई और जो कस्टमर थे उनको पता चल गया कि डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से जो लोग बेचते हैं उनसे खरीदने में रिस्क है, वो लोग फ्रॉड कर सकते हैं। तो वहां से जो कस्टमर अवेयरनेस बढ़ी तो उस वजह से भी ग्राहकों ने भी खरीदने से इनकार कर दिया। ग्राहक भी मना करने लगे। ग्राहकों ने सोचा कि इनसे खरीदने से अच्छा है हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से खरीद लेंगे, यही प्रोडक्ट हमें वहां पे भी मिल जाएंगे। तीसरी चीज कि यहां पर कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो गया था। हुआ क्या था कि जब कंपनी आई थी, ये रीसेलिंग कंपनी आई थी, तो किसी को इतना कुछ नहीं पता था। जैसे ही इन कंपनियों ने ओवर प्रमोशन किया तो मोस्टली लोगों को इन कंपनियों के बारे में जानकारी हो गई। जब इन कंपनियों के बारे में जानकारी हुई तो बहुत सारे लोग रीसेलिंग के फील्ड में कूद गए। अब जब रीसेलिंग के फील्ड में कूदे तो हुआ क्या कि लोग एक दूसरे के स्क्रीनशॉट दिखा देते थे कि वो बंदा तो इतने का दे रहा है, आप इतने का क्यों दे रहे हो। तो जो कंपटीशन आ गया वो बहुत ही ज्यादा आ गया। लोग 10-10 रुपए पे काम करने लगे, यानी कि कोई 500 रुपए का आइटम है उसे 510 का बेचने पर भी मजबूर हो गए। जिससे क्या हुआ कि कंपटीशन जैसे ही बढ़ा तो लोगों ने सेल तो की लेकिन मार्जिन नहीं कमा पाई, प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं कमा पाई। आप सोचिए 10 रुपए 15 रुपए पे
रीसेलर्स ने काम किया है तो 10 रुपए 15 रुपए पर काम करने से अगर सुबह से शाम तक 10 ऑर्डर भी आई तो 100 रुपए कमा पाए। तो कोई बड़ा अमाउंट उन्होंने अर्न नहीं कर पाया, जिस वजह से भी लोगों को लगा कि यार 100 रुपए 150 रुपए पर डे कमाने से क्या होगा, इससे अच्छा तो मजदूरी करेंगे तो भी 400 रुपए डेली के कमा के लाएंगे। तो इस वजह से भी लोगों ने रीसेलिंग को छोड़ दिया। चौथी चीज कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहां पे नहीं हो पा रहा था। कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो उनकी रेट के हिसाब से नहीं मिल रहा था। इसके पीछे के बहुत सारे रीजन थे, जैसे कि कोई भी सेलर जब कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री से खरीद के ला रहा है या होलसेलर से खरीद के ला रहा है तो उस पर होलसेलर भी कमा रहा है, और उसके बाद जो सेलर है वो भी अपना मार्जिन रख रहा है। उसके बाद वो किसी भी रीसेलिंग ऐप पर सेलिंग के लिए लगा रहा है तो उन रीसेलिंग एप्लीकेशन को भी कमीशन देना पड़ता है। कुरियर से माल जा रहा है तो कुरियर चार्जेस भी देने पड़ती हैं, प्लस रीसेलर अगर उस प्रोडक्ट को सेल करा रहा है तो रीसेलर भी उस पर अपना कमीशन रख रहा है। तो जो कॉस्ट थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। यानी कि मान के चलो कि 100 रुपए की कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, 10 रुपए 20 रुपए रख के वो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर 20-25 रुपए रख के रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर उस माल को ऑनलाइन सेल कर रहा है जिसमें 10-15% उस प्लेटफॉर्म को कमीशन दे रहा है, और 70-80 रुपए डिलीवरी चार्ज के भी दे रहा है, और प्लस 40-50 रुपए अपना भी प्रॉफिट रख रहा है। उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर लाइव हो रहा है, रीसेलिंग ऐप पे लाइव हो रहा है प्रोडक्ट। उसके बाद हम जैसे रीसेलर 30 रुपए 40 रुपए या 50 रुपए लगा के आगे सेल कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट 100 रुपए का बन रहा था वो प्रोडक्ट सीधा 400 रुपए का हो जाता है। सेलिंग रेट उसकी 400 रुपए हो जाती है, फाइनल कस्टमर को 400 का मिलता है। तो 100 वाला आइटम 400 में जब बेचते थे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं आता था, जिस वजह से कभी भी रीसेलर्स को रिपीटेड ऑर्डर नहीं आते थे, क्योंकि लोग देखते थे कि क्वालिटी के हिसाब से जो पैसे लिए गए हैं वो बहुत ज्यादा लिए गए हैं। अगर हम मार्केट से भी खरीदें तो काफी सस्ते प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। इसके अलावा देखा गया था कि जो कंपटीशन रीसेलर्स के बीच आया था वही कंपटीशन सप्लायर के बीच भी आ गया था। जैसा कि आपने देखा होगा पहले तो इन रीसेलिंग कंपनियों ने कस्टमर को टारगेट करने के लिए, रीसेलर को टारगेट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट चलाए थे, एड कैंपेन रन किए थे। उसके कुछ ही दिन बाद इन्हें लगा कि अब तो इतने रीसेलर आ गए, इतने कस्टमर आ गए, इससे आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने तुरंत सप्लायर को ऐड करने के लिए एडवर्टाइजमेंट चालू कर दिए और इन्होंने स्टोरी दिखाना शुरू कर दी कि ये 1200 ऑर्डर पर डे के निकाल रहे हैं, ये 800 ऑर्डर पर डे के निकाल रहे हैं, ये इतनी सेल कर रहे हैं, उतनी सेल कर रहे हैं। तो जो सप्लायर में भी कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर आ गए, जिस वजह से हमेशा रेट कम देना, क्वालिटी घटिया देना, फोटोशूट में एडिट करा देना, ऐसी कुछ एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करने लगे, जिस वजह से जो कस्टमर को अच्छा माल नहीं मिल पा रहा था तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी यहां पे नहीं मिल पा रहा था। और पांचवी जो कि सबसे बड़ी वजह रही है कि ई कॉमर्स अवेयरनेस या ऑनलाइन सेलिंग की अवेयरनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोगों को जब रीसेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो उनको शॉपिंग करने का भी एक एक्सपीरियंस मिल गया, क्योंकि हम रीसेलिंग कर रहे हैं, हम माल बेच रहे हैं, तो हमें एक एक्सपीरियंस मिल गया। तो इसमें दो चीजें हुई कि बहुत सारे लोगों ने तो खुद का ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर लिया, जैसे मैंने कर लिया, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने खुद का ही ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर लिया, क्योंकि हमें पता चल गया कि रीसेलिंग में माल इतना सेल हो नहीं रहा है, और ई कॉमर्स में अगर 10 प्लेटफॉर्म पर बेचेंगे, अगर 10-10 भी ऑर्डर निकले तो पर डे के 100 ऑर्डर निकल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग तो ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू कर दिए। उसी जगह बहुत सारे लोग ई कॉमर्स वेबसाइट से ही शॉपिंग करना शुरू कर दिए, जो कि कस्टमर थे, जो कि इन प्लेटफॉर्म पर पहले रीसेलर बने, बाद में उन्हें कुछ खरीदना होता था तो यहां पे रीसेलिंग ऐप में तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती थी, तो वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जाके शॉपिंग कर लेते थे। तो ऐसे करके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की अवेयरनेस बढ़ी और वहां पर लोग डिपेंड हो गए। और जो हम जैसे लोग थे जिन्होंने ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर दी थी, अपने प्रोडक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शुरू कर दिए थे, तो हम जैसे लोगों ने भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ा दी थी कि हमारे प्रोडक्ट यहां मिल रहे हैं, तो लोगों को आदत पड़ गई ई कॉमर्स की। तो दोस्तों ये कुछ वजह रही थी रीसेलिंग बिजनेस के डाउन जाने की। आपके एक्सपीरियंस से ऐसी कौन सी वजह रही हैं जिनकी वजह से रीसेलिंग बिजनेस आज फ्लॉप होने की कगार पर है, वो कमेंट करके आप बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।